अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विगत कुछ वर्षों के दौरान विकास के कार्यों में काफी तेजी आई है और इन विकास कार्यों को अंजाम देने में केंद्र सरकार, अंडमान निकोबार प्रशासन के साथ साथ यदि हम कहें कि द्वीपों के एकमात्र सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी के प्रयासों को इसका श्रेय जाना चाहिए, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि ये द्वीप समूह मुख्य भूमि से काफी दूर है। यहाँ छोटे छोटे द्वीप बसे हुए हैं। यहाँ में लोगों की समस्याएं कई हैं, जरूरतें कई हैं, आकांक्षाएं कई हैं, उम्मीदें कई हैं, लेकिन इन सबको पूरा करने के लिए और इन आकांक्षाओं और उनके विश्वास को बनाए रखते हुए विकास को एक नया स्वरूप देने के लिए काफी प्रयास हो रहा है। संसद लोकतंत्र का मंदिर है, जहां पर द्वीपों के सांसद कुलदीप राय शर्मा द्वीपों से जुड़े मुद्दों को उठाते रहे हैं। सांसद ने हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की थी और मुलाकात के दौरान भी उन्होंने द्वीपों के जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर गृह मंत्री से बातचीत की, ताकि द्वीपों की जनता को इसका लाभ मिल सके, यहाँ का विकास हो सके। आमने सामने के इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच है द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि उनकी क्या सोच है और आगे भविष्य में द्वीपों के विकास के लिए किस तरह के वे प्रयास कर रहे हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। सांसद जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी से नई दिल्ली में मुलाकात की थी और कई सारे मुद्दों को उनके समक्ष रखा, तो हम जानना चाहेंगे कि किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई और इसका क्या आपको रिस्पॉन्स मिला है। देखिए, जैसा आपने कहा कि आइलैंड्स के इशू के बारे में आपने बताया, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, आइलैंड्स के इशू को हम एक इशू मान के नहीं चल सकते। आइलैंड्स के इशू को आपको 3 भाग में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। एक प्रेजेंट इशू, दूसरा शॉर्ट टर्म इश्यूज और तीसरा लॉन्ग टर्म इशू। ये 3 को अलग तरीके से करके ही हम लोगों को आइलैंड का जो इश्यूज को हम सॉल्व कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने 9 जनवरी को ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से मैंने मुलाकात की दिल्ली में, और करीब करीब जो आइलैंड्स के 22 ऐसे इश्यूज हैं, ये इश्यूज को मैंने उनके सामने में रखा। जैसे सबसे पहला इशू जो अंडमान निकोबार में सबसे बड़ा जो डिमांड है वो 100% जॉब रिजर्वेशन जो आइलैंड्स की यूथ है, इनके लिए द्वीप के हर कोने से एक आवाज आ रहा है कि जो 10,000 पोस्ट अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, इसे यहाँ की यूथ के द्वारा ही भरा जाए। तो मैंने सबसे पहला डिमांड होम मिनिस्टर सामने में ये रखा। सेकेंड ये था कि जो चाटम बम्बू फ्लड का जो ब्रिज का बात काफी दिनों से चल रहा है, पेंडिंग है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पे कमिटमेंट किया था, तो मैंने मिनिस्टर साहब को ये बात बताया कि ये ब्रिज होना चाहिए, ताकि होने से बम्बू फ्लड के जो अदर साइड है हमारा, जो वो भी एक ट्विन सिटी के तौर पे डेवलप हो जाएगा और फिर वहाँ यातायात का साधन अच्छा हो जाएगा और डेवलपमेंट का फेस में बहुत तेजी मिलेगा। साथ ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी का डिमांड यहाँ पे है। मैंने ये भी डिमांड किया कि जो अंडमान निकोबार का जो मेडिकल कॉलेज है, इसको अपग्रेड करके पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज किया जाए, ताकि यहाँ पे हमारे बच्चे सुपर स्पेशलिस्ट बन सके और वो यहाँ की द्वीप के जो लोग हैं इनकी वो सेवा कर सके। मैंने वुमेन कमीशन बनाने का डिमांड किया है। मैंने वुमेन कॉलेज यहाँ पे बनाने के लिए डिमांड किया है। हमारे आज बच्चे बहुत ही हाईली एजुकेटेड है, सक्षम है हर फील्ड में, तो क्यों ना अंडमान निकोबार पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए, ताकि अंडमान निकोबार के जो बच्चे हैं वो यहीं पे अपना नौकरी करके अंडमान निकोबार का जो पॉलिसीज है उसको फ्रेम करके वो अच्छे से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को चला सके। मैंने यहाँ पे सेकेंड OFC केबल जो निगलीपुर से पूरी के लिए मैंने डिमांड किया है। बहुत बड़ा IT पार्क बनाने के लिए डिमांड किया है, ताकि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो अंडमान निकोबार में आए और बहुत बड़े स्केल में हमारे बच्चों को यहाँ पे नौकरी मिल सके। जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो स्टेट्स है, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, मिजोरम वगैरह, उनको जो एयर सब्सिडी मिलता है, तो अंडमान निकोबार के लोगों को भी, जो आइलैंडर्स हैं, उनको भी एयर सब्सिडी दिया जाए, ताकि यहाँ का जो एयर फेयर है वो बहुत ही ज्यादा है। स्पेशली जब टूरिज्म सीजन आता है सितंबर से मार्च तक का, तो बहुत हाई रेट्स होता है। हमारे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। मेडिकल केसेस होता है, बच्चों के पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है, सोशल कॉजेस के लिए जाना पड़ता है, जो भी इस तरीके का जो चीजें हैं, इसके लिए हम लोग को जरूरत है, तो एयर सब्सिडी हम लोग को दिया जाए। यहाँ पे एक बहुत बड़ा फिशरीज कॉलेज का गठन किया जाए, क्योंकि अंडमान निकोबार में फिशरीज का बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है, के द्वारा हम बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और अंडमान निकोबार को जो दिल्ली से जो पैसा लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसका हमें जरूरत नहीं पड़ेगा। उल्टा हम अपना यहाँ पे फंड यूज करके बचा हुआ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को हम दे सकते हैं। ने ये भी डिमांड किया कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शिप रिपेयरिंग बिल्डिंग यार्ड हमारे अंडमान निकोबार में बनाया जाए, क्योंकि देखिए, अगर हम देखें, चाहे वो कलकत्ता पोर्ट हो, चाहे विशाखापट्टनम पोर्ट हो, चाहे चेन्नई पोर्ट हो, चाहे बॉम्बे का पोर्ट हो, चाहे कोची पोर्ट हो, जो भी पोर्ट है, ये अगर देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो ये सिटी के अंदर है। एक भी इंच वहाँ पे जगह नहीं है एक्सपेंशन करने का। तो अंडमान निकोबार इतना बड़ा एरिया है, समुद्र के बीच में है, तो हम लोग मतलब इंडिया का सबसे बड़ा यहाँ पे हम लोग शिप मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग और रिपेयरिंग का यार्ड बना सकते हैं। मैंने रिक्वेस्ट किया कि टूरिज्म को हम लोग को बहुत हाई स्केल में यहाँ में लेके जाना है। अलग अलग तरह का टूरिज्म
साइलेंट टूरिज्म हो गया, एडवेंचर टूरिज्म हो गया, क्लिनरी टूरिज्म हो गया, इको टूरिज्म हो गया, वर्ल्ड वार टूर टूरिज्म हो गया, कल्चरल टूरिज्म हो गया, फॉरेस्ट टूरिज्म हो गया, फिशरीज टूरिज्म हो गया, फ्रीडम स्ट्रगल टूरिज्म हो गया। इस तरह के अलग अलग तरीके के जो टूरिज्म के स्रोत हैं वो हम लोग को यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। होम मिनिस्टर साहब से ये भी डिमांड किया कि अंडमान निकोबार का अपना एक यहाँ पे असेंबली हो। मैंने जो हमारे कचाल के जो हमारे तमिल भाई हैं जो काफी दिन से परेशान हैं, उनको रीसेटलमेंट पैकेज देने का भी होम मिनिस्टर साहब से मैंने डिमांड किया। साथ ही मैंने होम मिनिस्टर साहब से ये भी डिमांड किया कि देखिए जो पुराने लोग हैं उनका बहुत सारा केसेस है, जो 361 का जो इंक्रोचमेंट लेफ्ट आउट केसेस है उनको जो आज कब्जे में है उनको उनका जमीन दिया जाए। साथ ही जो लैंडलेस सिलेंडर हैं जिनके पास में कुछ भी जमीन नहीं है तो उनको 200 स्क्वायर मीटर जमीन है घर बनाने के लिए दिया जाए। साथ ही सुनामी जो इफेक्टेड एरिया है हमारे किसान भाई उसमें काफी आज परेशान है, उनका डिमांड है कि उनका जो पैसा 9,35,000 जो पर हेक्टेयर जमीन का दिया गया था उसको बढ़ाया जाए और जो किसान अपना जमीन जो वापस चाहते हैं उनका जमीन उनको वापस दिया जाए। साथ ही मैंने ये भी डिमांड किया ग्रांट 130th पे और डीए जो 3,000 हमारे डीआरएम जो भाई हैं, 7,000 में 4,000 लोगों को मिल गया है, 3,000 हमारे जो भाई हैं उनको ये नहीं मिला है क्योंकि एक जो सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, उसके तहत में हमारे जितने भी जो बचे हुए 3,000 डीआरएम जो साथी हैं भाई हैं उनको भी 130th पे दिया जाए। साथ ही मैंने ये भी डिमांड किया कि जो डीआरएम है, कैजुअल्स है, एडॉक है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज है जो 10 साल से अंडमान निकोबार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो काम कर रहे हैं उनका जो जॉब को रेगुलाइज किया जाए। साथ ही एक बहुत ही टचिंग इशू है जो हम सबको पता है कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे विधवा माँ बहनें हैं, जो हमारे दिव्यांग साथी हैं उनको जिनको 2,500 रुपया उनको सरकार के द्वारा पेंशन मिलता है, उस पेंशन को 2,500 से बढ़ा के 5,000 रुपया किया जाए। साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू अंडमान निकोबार के अंदर में है। जैसे अलग अलग स्टेट्स में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है तो मैंने होम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट किया कि हमारे जो अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं, नौजवान युवा हैं, उनको भी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस अंडमान निकोबार में 3,000 रुपया के आसपास दिया जाए ताकि उनका जो भी खर्चा है वो अपना खुद बेयर कर सके। तो मैंने डिमांड किया कि सुपारी और धान को भी यहाँ पे एमएसपी के उसका दायरे में ताकि किसान को उसका बेनिफिट मिल सके। और साथ ही साथ मैंने ये भी रिक्वेस्ट किया कि जो यहाँ से कार निकोबार का जो प्लेन चलता था पहले, दोबारा इस प्लेन को चालू किया जाए ताकि हमारे जो ट्राइबल भाई हैं उनको भी सुविधा हो सके। आपने गृह मंत्री से मुलाकात की और कई सारे मुद्दों को आपने उनके सामने रखा और उम्मीद करते हैं कि क्योंकि आप संसद में भी मांगे उठाते रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है इन पर कार्रवाई होगी। सांसद जी, हम ये जानना चाहेंगे कि मुद्दे तो बहुत है लेकिन वर्तमान में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो अत्यंत आवश्यक है और उनका समाधान होना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि अलग अलग कैटेगरी में जो इश्यूज को बांटना है, आपने सही कहा कि वर्तमान का जो मुद्दा है मैं ये समझता हूँ कि जो प्रेजेंट मुद्दा में कुछ इश्यूज है जिनके ऊपर हमको खास तौर पर ध्यान देना है। पहला मुद्दा मैं स्टार्ट करना चाहूंगा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी ओर से स्टार्ट करना चाहूंगा कि एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरा अक्सर प्रयास रहता है कि मैं अक्सर स्कूल्स में जाता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ और वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह स्टडी करता हूँ। तो काफी स्कूल्स में मैंने देखा कि हमारे जो बच्चे हैं बहुत जगह उनके पास में बैठने के लिए बेंच टेबल डेस्क नहीं है, 4-4 5-5 बच्चे बैठे हैं। तो मैंने रिसेंटली में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मुलाकात मैंने की और गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट किया कि अंडमान निकोबार में जो भी स्कूल्स है जहाँ पे बेंच और डेस्क का शॉर्टेज है, जिसमें हमारे बच्चों को बैठने के लिए तकलीफ होता है, तो सबसे पहले ये बेंच और डेस्क को हम लोग को प्रोवाइड करना चाहिए। दूसरा एक चीज ये है कि हम लोग को देखने को ये मिला है हमारे जो नौजवान बच्चे हैं वो पढ़ना चाहते हैं मगर कॉलेज में सीट्स नहीं मिलता क्योंकि जिसका नंबर थोड़ा कम हो जाता है तो उनको सीट नहीं मिलता है। तो मैंने गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट मैं करूंगा बहुत ही शॉर्टली, बट जैसा आपने मुझसे कहा कि जो इश्यूज है तो हम लोग का प्रयास ये होना चाहिए कि जो भी कॉलेज हमारे पास में है, चाहे JNM कॉलेज हो, चाहे इनकॉल कॉलेज हो, माया बंदर का महात्मा गांधी कॉलेज हो, हर कॉलेज को हम लोग को सेकंड शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि हमारे जो भी बच्चे जो छूट जाते हैं, करीब 3,000-4,000 बच्चे जो अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए, उनको एडमिशन नहीं मिलता है, तो हम लोग ऐसे बच्चों के लिए ये सेकंड शिफ्ट अगर होगा तो हमारे सारे के सारे बच्चे वहाँ पे पढ़ पाएंगे। क्योंकि हमारा आइलैंड का लिटरेसी रेट तो अच्छा ही 86% है, इसको हमको 100% करना है और 100% तब होगा जब सारे लोग इसमें पढ़ाई लिखाई करेंगे, एडमिशन मिले और वो पढ़ सके और अपना एक अच्छा भविष्य बना सके। साथ ही तीसरा और एक काम हमको ये करना है एजुकेशन फील्ड के अंदर में कि हम लोगों को बेसिकली नया कोर्सेज स्टार्ट करना है, स्पेशली फिशरीज को लेके, स्पेशली टूरिज्म को लेके, फॉरेस्ट को लेके, ट्राइबल कल्चर को लेके, स्पेशली फ्रीडम स्ट्रगल को लेके। तो ये सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिससे नया एवेन्यू हमको खोलने को मिलेगा, देखने को मिलेगा और ये सब कोर्सेज करने से आने वाले समय में हमारे बच्चों को प्रैक्टिकली यहाँ पे नौकरी मिलने का भी स्कोप हो सकता है। मेरा ये मानना है कि हमारे पास में म्युनिसिपल के अंदर में 24 वार्ड्स हैं और पंचायत में हमारे पास में 70 पंचायत है। तो मेरा ये सोच है कि 24 वार्ड्स एंड 70 पंचायत के अंदर में हर जगह, हर वार्ड और हर पंचायत के अंदर में एक अच्छा प्लेग्राउंड हो और एक अच्छा जिम वहाँ पे हो ताकि हमारे नौजवान जो बच्चे हैं वो वहाँ पे जाके अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करे और अपना जो एनर्जी है उसको सही तरीके से हम लोग चैनलाइज कर सके।
तीसरा एक मेरा ये भी मानना है, देखिए जो म्युनिसिपल काउंसिल का जो रेगुलेशन है ये बहुत पुराना है। इसको अब वो समय आ गया कि हमको ये म्युनिसिपल काउंसिल का रेगुलेशन को हमको चेंज करना है, क्योंकि आज देखिए हमारे पास में जमीन नहीं है। हम लोग को हाई रेज बिल्डिंग का यहाँ पे हमको परमिशन म्युनिसिपल रेगुलेशन को चेंज करके दिया जाए, क्योंकि देखिए ये बात सही है कि अंडमान निकोबार सेस्मिक जोन 5 में आता है, हाईली एक प्रोन एरिया है, बट टेक्नोलॉजी आज इतना आगे चले गया, तो टेक्नोलॉजी आगे हमारे पास में, तो आइलैंड को भी उस तरीके से हमको देखना है, उस तरह सोचना है, क्योंकि जमीन हमारे पास में कम है, साइड में आप नहीं आगे बढ़ सकते, तो आपको अब रास्ता आपको सिर्फ ऊपर जाने का रास्ता है। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से रेगुलेशन चेंज करके ताकि हम फ्लोर के ऊपर फ्लोर बनाए, ताकि जो भी लोग के पास रिसोर्सेज है, कम रिसोर्सेज के अंदर में लोग उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके। तीसरा एक इशू जो है हम लोग का एलपीजी जो गैस है, इसको लेके एक बहुत बड़ा इशू अंडमान निकोबार में, अक्सर पॉलिटिकल पर्सन होने के नाते मैं आइलैंड्स का दौरा करता रहता हूँ, कहीं भी जाता है तो उधर में एक इशू ये आता है कि हमारे पास में एलपीजी सिलेंडर 2 महीना पहले आया, 3 महीना पहले आया, 4 महीना पहले आया। पोर्ट ब्लेयर के अंदर में भी काफी इसका डिमांड है, लोग काफी नाराज रहते हैं कि सही समय में हमको एलपीजी गैस नहीं मिलता। तो मेरा ये मानना है कि मायाबंदर के अंदर में एक नया एलपीजी प्लांट क्रिएट करना चाहिए, ताकि मायाबंदर में बड़ा हार्बर है, तो जो बड़ा बड़ा शिप्स है जो गैस लाता है वो वहाँ पे जा सकता है और डायरेक्टली वहाँ पे दे सकता है, जिससे डिगलीपुर से 12 टन का जो हमारे कस्टमर है, तो वो जो कस्टमर है तो वहीं पे वो प्लांट आएगा, तो वहाँ पे पोर्ट ब्लेयर पर निर्भर नहीं रहेगा, तो वहाँ के लोगों को सहूलियत होगा, और जो लोड वहाँ का जो कट होगा वो जो पोर्ट ब्लेयर और जो निकोबार डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए उसका वो बेनिफिट हो सकता है। साथ ही साथ देखिए तो हमारे तमिल भाई का बहुत पॉपुलेशन अंडमान निकोबार के अंदर में है, हमारे केरला के जो भाई हैं उनके बहुत पॉपुलेशन यहाँ पे अंडमान निकोबार के अंदर में है। तो हम लोग को चाहिए कि यहाँ से पोर्ट ब्लेयर से डायरेक्ट फ्लाइट मदुरई के लिए, पोर्ट ब्लेयर से डायरेक्ट फ्लाइट कोच्चि के लिए स्टार्ट किया जाए। रांची भाई लोग जो है काफी बड़ा मात्रा में यहाँ में, तो यहाँ से रांची के लिए भी एटलीस्ट वीक में 2 दिन फ्लाइट हो। ये सब बेसिक चीजें जो हम लोग सोचे तो हम लोग कर सकते हैं और जिससे हमारे लोगों को इसका बेनिफिट होगा। साथ ही साथ देखिए एक मेरा मानना है कि सबसे बड़ा जो बात है, हम लोग को वाटर के ऊपर में ज्यादा ध्यान देना है। हम लोग को ज्यादा से ज्यादा वाटर बॉडी क्रिएट करना है, और वाटर बॉडी क्रिएट के साथ साथ हम लोग को बहुत बड़ा स्टोरेज टैंक हमको यहाँ में पोर्ट ब्लेयर के अंदर हमको बनाना है। हम सबको पता है कि देखिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डैम है जो धनिकड़ी डैम है, तो ये लोगों को चाहिए कि मतलब जैसा एक एरिया में बताना चाहूंगा, आप अगर आप मेरिना पार्क से आप कार्मेल स्कोप जाते हैं तो जो राइट साइड में आप देखेंगे बहुत बड़ा एक कोकोनट प्लांटेशन है, मजार के बाद में कार्मेल स्कोप तक का, तो जो कोकोनट प्लांटेशन वो सब एरिया आपको मार्क करके एक बहुत बड़ा वहाँ में वाटर स्टोरेज टैंक, ताकि जो भी एक्सेस पानी है जो डैम से फ्लो होकर जाता है रेनी सीजन में जो ओवरफ्लो होता है, वो सारा पानी को लाके हमको यहाँ में बहुत बड़ा तादाद में स्टोर करना है। हमारे पास में बहुत ही कम रेवेन्यू लैंड है, इसमें हम अगर बात करें, अगर फॉरेस्ट की बात करें, हमारा पूरा एरिया है 8,247,000 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें 81.73% हमारा जो एकदम रिजर्व फॉरेस्ट है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 6,742,000 स्क्वायर किलोमीटर है। और रेवेन्यू लैंड का अगर हम बात करें तो 520 स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास में रेवेन्यू लैंड है। तो उसका अगर हम ब्रेकअप करें तो हमारे पास बहुत ही कम रेवेन्यू लैंड है, और सारा का सारा फ्यूचर हमारा डेवलपमेंट हम लोग के सामने में है जिनको हमको करना है। पानी भी हमारा रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो अगर इनलैंड परमिट हो जाएगा तो आइलैंड का पॉपुलेशन के हिसाब से हम अपना उस हिसाब से हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं जिन इश्यूज के ऊपर में हमको बहुत बारीकी से हमको ध्यान देना है, बारीकी से सोचना है, ताकि आने वाला समय अंडमान निकोबार का जो रियल डेवलपमेंट होगा, देखिए मेरा ये सोच है डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होना भी चाहिए और बहुत अच्छा बात, बट डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों का जो इनकम है वो इनकम भी लोगों का बढ़ना चाहिए। इसीलिए आज हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ में देखना है, क्या रिसोर्सेज हमारे पास में है, हमारा एनवायरनमेंट को, हमारी इकोलॉजी को हमको बचाते हुए हम लोग आगे काम करना है, ताकि हमारा एटमॉस्फेयर भी अच्छा रहे, वातावरण जैसा आज अच्छा है, पोल्यूशन फ्री जोन है, पोल्यूशन फ्री जोन रहे, साथ ही साथ डेवलपमेंट हो, ताकि लोगों का दिल में खुशहाली हो और आइलैंड डेवलपमेंट की तरफ में जा सके। सांसद जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने जो है बहुत सारे जो ऐसे मुद्दे हैं जिसमें हमारे द्वीपों का विकास हो सके, इसका सतत विकास हो सके और एक संतुलन बने रहे, विकास और लोगों के बीच में एक संतुलन बने रहे, ताकि सबकी प्रगति हो, सबकी उन्नति हो। इस मुद्दे को लेकर आपने अपने विचार व्यक्त किए, आपने अपनी सोच व्यक्त किए। चलते चलते हम संक्षेप में जानना चाहेंगे कि एमपी लट कोष से भी आपने काफ़ी कुछ काम किया है, तो वो एमपी लट कोष की क्या स्थिति मेरे ख्याल से अब, क्योंकि 2024 में चुनाव है, आम चुनाव, उससे पहले जो एमपी लट कोष की आपकी क्या स्थिति? एमपी लट फंड का ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार में है। मेरा देखिए एमपी लट फंड में मेरा प्रयास ये था, मेरा फोकस पॉइंट ये था कि मैं यूथ के ऊपर में मैं मैक्सिमम मैंने एमपी लट फंड को दिया है, चाहे स्पोर्ट्स ग्राउंड क्रिएट करने के लिए, चाहे जिम बनाने के लिए, चाहे ग्राउंड में मिनी स्टेडियम बनाने के लिए, चाहे ग्राउंड में फ्लड लाइट लगाने के लिए और वाटर बॉडीज क्रिएट करने के लिए।
इसमें मेरा ज़्यादा प्रायोरिटी था, ज़्यादा ध्यान था कि ताकि हम ये काम कर सकें और हमारे नौजवान जो बच्चे हैं, जो हमारे आइलैंड के भविष्य हैं, वो कोई गलत रास्ता में नहीं जाए और सही रास्ता में चल के अपना भविष्य का अच्छा उज्जवल कर सके। वो सांसद जी, एक बार फिर से आप हमारे कार्यक्रम में और आपने अपने जो विचार है वो हमारे सामने रखे। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जो श्रोता हैं वो सांसद के विचारों से लाभान्वित होंगे और उनकी जो सोच है और जिस प्रकार से वो एक विजन लेकर चलते हैं द्वीपों के विकास को लेकर, द्वीपों के युवाओं को लेकर, द्वीपों के बेरोजगारों को लेकर, आम जनमानस की सुविधाओं को लेकर, जिस तरह से उनके प्रयास हो रहे हैं ताकि हम सभी के संयुक्त प्रयासों से इन द्वीपों का सर्वांगीण विकास हो के। सांसद जी, एक बार फिर से आपको हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।